हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 38 रुपए प्रति किलो के चावल को 44 रुपए प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 52 रुपए प्रति किलो पर बेचने 30% का लाभ हो। देखो, एक तो है आपके पास चावल 38 रुपए किलो वाले, दूसरे चावल है 44 रुपए किलो वाले। इन दोनों को मिलाकर के हम बेच देते हैं, इन दोनों को हम मिलाकर बेच देते हैं, मिश्रण को 52 रुपए पर पे बेचते हैं, तो याद रखना, तो हमें 30% का लाभ हो जाए। तो 30 का लाभ का मतलब क्या है? 100 की चीज पे हम 130 अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, कोई चीज 100 रुपए की है, हम उसे 130 में बेचेंगे, तभी तो 30% का लाभ होगा। तो कितना? 130। कितना? 52। यहाँ बेच रहे हैं 130 में, यहाँ बेच रहे हैं हम 52 में। यही तो इसका मतलब हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए 100% का मान। ठीक है, तो 52। अब ये 130 कहाँ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, 52 के बटे में 130 आ जाएगा। और 100% का मान निकालना, तो 100 से गुना आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 13 चौके 52, 4 का गुना 10 से कर दो 40। तो जो मिश्रण है उसे हम कितने बेचेंगे? 40 में। अब एलिगेशन मेथड लगा दो, क्रॉस अंतर कर दीजिए बस। 40 44 का अंतर 4, 38 40 का अंतर 2, तो ये कितना हो गया? 4:2। अभी ये कर सकता है 2 1 कम 2, 2 दूने का 4, यानी कि 2:1। तो हमसे बोला था किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 2:1 में मिलाया जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 53 हैं और अन्य 9 मैचों में औसत 33 है। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का औसत कितना है? देखो, जो पहले के 7 मैच थे उसमें औसत रन था कितने का? 53 का। तो योग कितना होगा? 53 का गुना 7 से कर दो, 7 या 21 का एक हासिल लग गया, 2 7 पंजे 35 और 2 37। बनाए गए रन 371 थे। जो बाद के अन्य 9 मैच थे उसमें औसत था 33 का। तो योग कितना बनाए होगा? 9 या 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 या 27 और 2 29, यानी कि 297। तो 7 और 9 टोटल मिला के कितने? 16 मैच हो गए। यहाँ 16 मैचों का ही बोला है। टोटल मिला के कितने मैच हो गए? 16। 16 मैचों में उन्होंने कितने रन बनाए? जोड़ लो, 7 और 1 8, 7 और 9 मिलाओगे तो 16, हासिल लगा 1, 3 2 5 और हासिल का 1 6, यानी कि 668 हो गए। 16 मैचों में टोटल 668 रन बनाए, तो उसका औसत कितना है? तो इस 16 से इस योग में डिवाइड दे दीजिए आप। ठीक है, पता चल जाएगा। 16 से कटाएंगे, 16 चौके 64। अब 66 में से 64 कट गया तो 2 बचा, 2 में 8 जोड़ दो 18, तो 16 एकम 16। अब उसके बाद में तो दशमलव लगेगा। तो देखो, 41 दशमलव के बाद कौन सा ऑप्शन है जिसमें 41 के बाद दशमलव आ रहा है? केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 41 के बाद दशमलव आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 13:11 है। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से, देखो, एक तो होता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ही अंकित मूल्य होता है। मार्क प्राइस, देखो, अंकित मूल्य पहले बोला है तो पहले वाला अनुपात अंकित मूल्य का होगा। ठीक है, बाद में आपसे क्रय मूल्य बोला है तो बाद वाला अनुपात क्रय मूल्य का होगा। ठीक है, अब उसने फिर बोला है कि लाभ प्रतिशत 9.1/11 का है। ठीक है, लाभ प्रतिशत 9.1/11 का है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखना, 9.1/11, ठीक है, 11 का 99 9 से मल्टीप्लाई करो, 99 99 जोड़ूंगा 100, तो ये 100 के बटे में 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना? 100 के बटे में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत का है, स्थान भी तो है ये प्रतिशत को, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखें कि 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो 11 1 के बटे में 11 हो गया। ठीक है, तो 11 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि 11 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट। भाई, 11 की चीज को 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा तो हम 12 में बेचेंगे, तभी तो 1 का प्रॉफिट है, तो 12 हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य 13 था, उसको हम बेच रहे हैं 12 में, यानी कि एक कम में बेच रहे हैं, एक की छूट दे रहे हैं। कितने पर? 13 पर। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे।
तो 100 का गुना 1 से करो तो 100 बटे में कितना है 13। ठीक है, तो 100 के बटे में 13 देख लो किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 99 अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक कितने हैं? देखिएगा, 37% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, उसने कितने प्राप्त किए? 99। अगर वो 12 अंक और प्राप्त कर लेता है, 12 अंक से फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण, अगर इसको हम 12 अंक और दे दें इसी में, तो ये पास हो जाएगा, है ना। तो 37% बराबर कितने के हो जाएगा? 99 में 12 जोड़ दो तो 111 के हो जाएगा। ठीक है, 37% बराबर 11, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 37% बराबर 111, तो 1% की वैल्यू 3। जब 1% की वैल्यू 3, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो गया सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 121 और 225 का मध्य समानुपात ज्ञात करो। मध्य समानुपात ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं मध्य समानुपात? मध्य समानुपात निकालने का ट्रिक होता है कि अंडर रूट में ए गुने बी, तो ए आपका ये है, बी आपका ये है, दोनों का गुना कर देना है। ठीक है, ए है आपका 121, बी है आपका 225। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट। अब देखो, अगर मैं 121 का अंडर रूट सोल्व करूंगा तो 11, 225 का सोल्व करूंगा तो 15, और दोनों का गुना हो जाएगा। तो 11 और 15 का आप गुना कर दो, 165 होता है। ये आपके सवाल का है सही जवाब, 165, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ प्रतिशत 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपए है। लाभ प्रतिशत कितना? 37.1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो कितनी होती है? 3/8। तो 8 आपका सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 8 रुपए की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट। तो 8 की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? जब आप उसे 11 रुपए में बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 11 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 रुपए। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 1650। तो 11 की वैल्यू 1650 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 150 हो जाएगी। 11 से इसमें भाग दे तो पता चल जाएगा 1 की वैल्यू कितनी है? 150। जब 1 की वैल्यू 150 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस 8 है, तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 150, तो 8 की वैल्यू कितना? 150 का गुना 8 से कर दो, 150 का गुना 8 से कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, कितना है? 1200, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13 वस्तुओं का औसत भार 63.9 केजी है। यदि एक नई वस्तु जोड़ी जाती है तो नए औसत भार में 0.3 केजी की वृद्धि होती है। नई वस्तु का भार कितना है? देखो, पहले 13 वस्तु हैं जिनका औसत भार है 63.9। अब देखो, संख्या कमल पे औसत से करते हैं तो योग पता चलता है, तो ये हो जाएगा 83.07, इसका योग 13 का गुना इतने से करेंगे तो योग इतना मिलेगा। ठीक है, फिर बोला एक नई वस्तु जोड़ी जाती है। पहले से 13 वस्तु थी, एक और जोड़ी गई तो 14 वस्तु हो गई। ठीक है, तो औसत भार में 0.3 केजी की वृद्धि हुई औसत भार में। तो पहले से औसत भार 63.9 था, 0.3 जोड़ देंगे तो ये 64.2 हो जाएगा। तो 14 का मल्टीप्लाई इतने से कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 898.8। ये हो गया इनका योग। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि नई वस्तु का भार कितना है। देखो, 14 वस्तु में से पहले की जो 13 थी उसे हटा दीजिए, जो बढ़ी हुई वस्तु उसका मालूम हो जाएगा। 14 में से 13 गया 1, ये 14 वस्तु के भार में से 13 वस्तुओं का घटा दो तो 1 का बचेगा, है ना, 1 का बचेगा। तो इसमें से इसको घटा दो तो 0.8 में से 0.7 गया तो 1 बचेगा, 898 में से 83 घटा देना है तो ये बचेगा 68। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देख लो, एक वस्तु का भार कितना? 68.1, 68.1, पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर है ना सभी को? उम्मीद करता हूं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो दशमलव है ना, ये यहाँ पे है, ये जो दशमलव आएगा ना यहाँ नहीं यहाँ पे आएगा, तो ये 830 है पूरा, ये 830 है। तो हमें 898 में से 830 माइनस करना है।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है लेकिन आपने अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो सभी बच्चे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।